परिवार के बेटा हूँ। जैसे हमारे नेता हमारे आदर्श भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी एक किसान परिवार के बेटे हैं। अभी साथी कह रहे थे कि हवा आई और ये पोल उड़ रहे थे तो इनको सब पकड़ के बैठे हुए थे। हमारा जो पैतृक गांव है ना, अब से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो है, वहां जब गर्मी हुआ करती थी ना, तो हमारे दादाजी बाल्टी में पानी लेके घूमते थे। किसी चूल्हे में आग तो नहीं है, क्योंकि हवा जैसे चलती थी तो पूरे पूरे गांव जल जाया करते थे। तो हम भी ऐसे बैकवर्ड गांव से हैं जैसा ये गांव है, बहुत लास्ट में आकर ऐसे गांव से। तो गांव का दर्द बहुत भली भांति समझते हैं, गांव की परेशानियां भली भांति समझते हैं। उन परेशानियों से निपटने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का निर्माण किया गया कि जिन लोगों की कोई नहीं सुनता उनकी भीम आर्मी सुनेगी। लेकिन हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मुझे लगता है कि सभी गांव के लोग तो सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे, क्योंकि ये पंचायत भवन किसी एक जाति विशेष का तो नहीं होगा, ये सब समाज का होगा, सभी लोगों को फायदा होगा। तो हमें अगली रणनीति पर भी काम करना बहुत जरूरी है। आज इस देश के अंदर हम जैसे युवा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के चीखते चिल्लाते हैं, खूब मजबूती के साथ आंदोलन चला रहे हैं। कहीं भी गलत होता है, राजस्थान ही नहीं, कहीं भी, केरल हो, कर्नाटक हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी गलत हो जाए तो हमारी टीम वहां पहुंच जाती है और जाकर के लड़ने का काम करती है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं पे हर प्रदेश में कई हजार मुकदमे प्रशासन कर देता है। भाई न्याय की मांग करोगे, सच के साथ खड़े रहोगे तो देखो मुकदमे तो होंगे। महापुरुषों ने कहा कि जब आप सच के साथ खड़े रहते हैं ना, तो आपको दो नुकसान होता है। एक तो सामाजिक नुकसान होता है। सामाजिक नुकसान कैसा कि आपके परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त आपको कहते हैं भाई तू सच के साथ मत खड़ा हो, तेरा नुकसान होगा, लेकिन हम नहीं मानते तो हमसे टूट जाते हैं। दूसरा आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि जो आदमी सच के साथ खड़ा रहता है ना, वो कभी पैसे वाला बन ही नहीं सकता। सही, क्योंकि सच के साथ खड़ा होना बहुत एक हिम्मत की बात है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हम वही लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार देके गए, मत का अधिकार, वोट का अधिकार। मैं साथी को अभी साथी कुछ कहते जी, बहन भी कह गए चंद्रशेखर भाई को जिताना है। एक साथी ने कहा जी आप लोगों को जिताना है। देखिए जीतना जिताना तो पिछले 70-80 सालों से चल ही रहा है देश के अंदर, और यही कहा चल रहा है, जहां जहां लोकतंत्र वहां चल रहा है। सवाल यह है कि जीतना जिताना होना किसके लिए चाहिए, कौन लोग जीतने लायक हैं और कौन लोग राजनीति से बाहर निकालने के लायक हैं। सवाल ये समझना बहुत जरूरी है। और भारत के अंदर जहां धर्म और जाति के नाम पर राजनीति बड़े पैमाने पर है, भारत है, जब आप इसका इतिहास पढ़ेंगे, पिछला इतिहास चले जाएंगे, तो एक दौर ऐसा था, ये सोने की चिड़िया था। लेकिन इस सोने की चिड़िया को आज बिल्कुल इसके पंख नोच लिए गए, मांस उतार लिया गया, हड्डियों का कंकाल बना के छोड़ दिया गया, क्योंकि भारतीय इतिहास जो था उसको छुपाया गया, जो इतिहास नहीं था उसको बताया गया। कल का दिन जो गया है, कल एक और महापुरुष का शायद जयंती थी, जिसने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था, सम्राट अशोक। पूरे विश्व में उस व्यक्ति का नाम गौरव से लिया जाता है कि भारत को, अखंड भारत किसी ने अगर बनाया तो सम्राट अशोक ने बनाया। भारत को सोने की चिड़िया किसी ने बनाया, सम्राट अशोक ने बनाया। भारत में शांति रमन सबसे ज्यादा किसी के राज में रहा है तो वो सम्राट अशोक के राज में रहा है। मेरा बताने का औचित्य सिर्फ इतना ही है कि वो जो विचारधारा चली, समता समानता वाली विचारधारा, वो आज भारत में धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। वो लुप्त इसलिए हो रही है, जब भी सही और गलत की बात आती है तो फौरन आदमी अपनी जाति की तरफ, अपने धर्म की तरफ कदम बढ़ाता है कि नहीं मैं अपनी जाति और अपने धर्म के साथ रहूं। मानवता ये नहीं कहती, मानवता ये कहती है कि जो गलत है वो गलत है। वो मेरा भाई हो सकता है, आप हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो गलत तो गलत है। तो अब उसी विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में वोट का अधिकार देकर के गए। वोट समझते हैं, आपका तो एक वोट एक मोहर है, लेकिन वो वोट इस भारत की तकदीर लिखता है। वो वोट आपकी ग्राम पंचायत की तकदीर लिखता है, वो आपके प्रदेश की, जिले की, पूरे देश की तकदीर लिखता है एक वोट। हम सिर्फ उस वोट को राजनीति समझ लेते हैं, नहीं,
मत समझिए। पढ़े लिखे युवा यहां अगर बैठे हैं तो सोचना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। व्यवस्था आपके हाथ में है, आप जिसे चाहे बनाए, जिसे चाहे मिटा दें, आपके अंदर है। कल हम जैसे ना जाने कितने लोग खड़े होंगे। लड़ाई है, जो भी महापुरुषों को पड़ेगा वो लड़ने के लिए तैयार होगा, खड़ा होगा। मौत तो सच एक ना एक दिन आएगी, जरूर आएगी। यहां से जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, प्लेन में आते प्लेन क्रैश हो जाए, कोई सड़क पर चलते गोली मार दे, मौत तो निश्चित है, तो आनी है। लेकिन समझिए, जिन महापुरुषों का आज हम नाम लेते हैं वो भी नहीं है यहाँ, वो भी चले गए, ये नियम है प्रकृति का, लेकिन आज हम उनका नाम लेते हैं। तो उस वोट की कीमत को समझने का प्रयास कीजिए कि उस वोट की क्या कीमत है। जिस दिन भारतीय समाज के लोग उस वोट की कीमत को समझ जाएंगे और उस वोट का प्रयोग न्याय के हक में करना शुरू कर देंगे, ये तो छोटी मोटी समस्या है ना, इस देश की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। भारतीय राजनीति को पूरे देश में घूमकर बहुत गौर से देख रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, हर समाज में जाते हैं, बहुत गौर से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। तो सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है कि सबसे पहले व्यक्ति अपना भला करता है, बाकी वो बाद में सोचता है। ये भारतीय राजनीति है। और भारतीय इतिहास में भी ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो दो चीजें मिलेंगी। अगड़ों पिछड़ों का आंदोलन, वो क्या है? अब आप ये भी सोच रहे हैं वो क्या है? एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो गैर बराबरी चाहते हैं, जो कहते हैं मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं राजा हूं तू नौकर है। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं नहीं, जो इंसान पैदा हुआ है वो इंसान है, उसका काम छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसकी मान्यता उतनी है जितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की। ये दो आंदोलन इस देश के रहे। लेकिन आज क्योंकि जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं होती है वो भ्रमित करते हैं। मैं भी आपको न्यूज चैनल में जाओ, आप देखोगे कि जब टीवी चलता है तो क्या है उसमें, पाकिस्तान भारत की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान ने कर दिया, भारत ने ये कर दिया, ये तो दिखाया जाता है। तो हमारा दिमाग कहाँ हो जाता, फोकस फौरन पाकिस्तान पे बिल्कुल चला जाता है। कभी ये तो नहीं दिखाएंगे कि यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आपकी जेबों में जो फोन है, आपके घर जो एलईडी लगी हुई है, वो सब चाइना का प्रोडक्ट है। ये बताता है कोई? नहीं बताता ना। तो समझिए, साइकोलॉजी समझिए। जहां उनकी राजनीति सिद्ध होती है वहां वो बात आपको समझा देते हैं, जहां राजनीति सिद्ध नहीं होती वो आपको नहीं बताते। इतना सा पाकिस्तान, 1 महीने में 29 दिन डिबेट चल रही है, 4 दिन नहीं लगते यहां से वहां तक। यहां से लाहौर पहुंचने में 4 दिन नहीं लगेंगे पैदल, अगर हम लोग मान लेना। चल पड़ेंगे, इतनी जनसंख्या है, 2-4 करोड़ मर जाए, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? जब देश की बात आएगी तो मरने से डर लगेगा क्या? मैं कहता हूं ठीक है, हम बीमारी वाले को ठेका दे दीजिए, अगले 20 दिनों में वहां घुस जाएंगे लाहौर में जाकर। इतना सा देश विद्दी सा, और न्यूज चैनल पर 28 दिन उसकी वोलर चल रही है। कभी ये भी तो बताइए कि इस भारतीय व्यवस्था में जो बेरोजगार है इनकी क्या व्यवस्था होगी, ये भी बताइए। ये नहीं बताएंगे क्योंकि वहां सब अपने फायदे की बातें करते हैं। इस व्यवस्था को बदलने का एक ही वो है मंत्र, वो जो आपके हाथ में मोहर की पावर है, अंगूठे से उस मशीन का बटन दबाने की ताकत है, वोट का अधिकार। समाज को इस तरीके से मोड़ दो कि अगर मैं नेता बना और मैंने काम नहीं किया तो अगली बार मैं नेता बनूंगा नहीं, ऐसा कर दीजिए तैयार समाज को। मैं देखता हूं इस देश की व्यवस्था क्यों नहीं बदल पाती है। ये भवन, हिम्मत है विधायक की इस भवन को ना बनने से रोक दे। वोट दे हम, विधायक बनाए हम, टैक्स का पैसे से तनख्वाह दे हम, और हमारे भवन को रोक दिया जाए। इतनी हैसियत है उसकी, है इतनी हिम्मत उसमें? नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हम कमजोर हैं। मुझे मेरे दादाजी ने कहा एक बार, अब तो वो नहीं है, कि देखो व्यवस्था भंग जो है ना वो गलत लोग नहीं करते हैं, जो गलत होते हैं वो व्यवस्था बेकार नहीं करते। सही लोग चुप रहते हैं तब व्यवस्था खराब होती है। अगर सही लोग बोलना शुरू कर दें तो यहाँ के प्रधानमंत्री की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो व्यवस्था खराब करे, लेकिन सही लोग शांत रहते हैं। इस आंदोलन को बढ़ाइए, इसी आंदोलन को बढ़ाइए और जिद बढ़ जाइए कि नहीं भवन यही बनेगा,
ग्राम सभा के बीच में भवन बनेगा जहां से पहले से उसकी ईंटें रखी हुई है। आप जीतेंगे 100%। जब आप इस आंदोलन को सच्चाई से बढ़ाएंगे, सच्चाई से बढ़ाएंगे ग्राम सभा के लोग। तुम लिखवा लीजिए मुझसे कि अगर ये कहोगे 1 लाख लोग राजस्थान में आने चाहिए तो 1 लाख लोग राजस्थान में लेकर जाऊंगा चारों तरफ से। इतनी बड़ी टीम है, लेकिन लगना आप ही को पड़ेगा। वो कहता है ना, घर खीर तो बाहर खीर, कि घर रोटी खा के चलोगे तो बाहर भी रोटी मिलेगी। तो घर से लड़ना शुरू करोगे तो बाहर वाला कोई मदद करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरे गांव का आदमी भी मदद आप लोगों की तब करेगा जब आप खुद मजबूती से खड़े जाओगे, डंडा लेकर, मुझसे ताड़ कर कहोगे नहीं भाई अब चाहे मरना हो जीना हो, लेकिन ये लड़ाई हार की है, ऐसा लड़ेंगे। हार के फिर लोग खड़े होंगे। और इतना तो विश्वास आपको अपने इस बेटे पे, अपने भाई पे करना ही पड़ेगा कि जो आदमी यूपी से यहाँ आ सकता है वो आपके लिए मर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हमारी तो ख्वाहिश ही है कि हम जैसे लोगों की मौत कभी आए तो वो आंदोलन में आए, समाज के लोगों की सेवा करते आए। यही लड़ाई है, सिर्फ ये काम है, यही लड़ाई है मुझे कि प्रशासन जाके मैसेज देगा माननीय विधायक जी को भी, और माननीय विधायक जी भी बिना अड़चन डाले इस काम को अपने ही करकमलों द्वारा कर देंगे। और नहीं करेंगे तो फिर भी मुझे प्रशासन से आशा है, फिर भी प्रशासन से आशा है कि हम जो है भवन अपना यही बनाएंगे। और अगर ये दोनों लोग, प्रशासनिक इकाई और राजस्थान की राजनीति। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका आभार। बुलाकर इतना प्रेम दिया। राजस्थान कम आया हूँ, 1-2 बार आया हूँ, तो राजस्थान के लोगों से अलग ही स्नेह मिला है, अलग ही प्रेम भाव मिला। चलिए बैठा रहने दीजिए, अलग ही स्नेह और अलग ही प्रेम भाव मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय की व्यवस्था को जो हम लोग स्थापित इस देश में करना चाहते हैं, उस व्यवस्था को स्थापित करने में के लिए आप सब लोग हमारी मदद करेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी कांसीराम। असल में वो राजनीतिक दल नहीं है, वो राजनीतिक दल नहीं है। वो जहां लोगों को न्याय नहीं मिलता है या ऐसे सक्षम लोग जो राजनीति में परिपूर्ण राजनीति कर सकते हैं लेकिन गरीब है, वो उनके लिए बनाया गया राजनीतिक दल है कि आप सब लोग मिलकर के उसमें खड़े हों और अपनी क्षमता अनुसार अपनी क्षमता दिखाएं। एक उस भ्रम को भी तोड़ने का वो दल है कि बाप का बेटा विधायक, बाप विधायक, बेटा एमपी और पोता मुख्यमंत्री, जो ये वंशानुगत परंपरा जो चली आ रही है, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी उस दल का निर्माण किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे कंधे हमेशा मजबूत करते रहेंगे और हम जैसे युवाओं को, बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हालांकि राजस्थान की बड़ी प्रथा है घूंघट, सब लोग घूंघट करती हैं। मेरा ये मानना है घूंघट प्रथा शायद इसलिए भी आई होगी कि राजस्थान में जब हवा चलती है तो धूल आती होगी, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बताऊं कि एक समय वो था कि यहाँ पर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं वो गौर से मुझे सुने, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, कोई अधिकार नहीं थे। पुरुष कहीं कहीं विवाह कर लेते थे, कहीं कहीं, और महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। अथक प्रयासों के बाद हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए, जिसमें बहुत बड़ा आंदोलन भी इस देश में रहा। तो जो बहनें मेरी पढ़ी लिखी है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ें कि वो बिल क्यों लागू किया गया। उस बिल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ही वो लागू किया गया। और अगर किसी के मन में ये भ्रम हो कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, क्योंकि उनकी प्रतिमा बहुत पूरे देश में तोड़ी जाती है, बहुत सारे लोग बाबा साहब का विरोध भी करते हैं, बहुत सारे लोग। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें जरूर। जब आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे ना, तो मैं लिख के देता हूं, चमत्कार क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, भगवान क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर को आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा।
और ऐसा बदलाव होगा कि आप खुद को बाबा साहब अम्बेडकर से दूर नहीं रख पाएंगे। यहाँ कुछ आज सीनियर साथी जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया, यहाँ पर भागीरथ जी हैं, जब से मैं बैठा हूँ मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। नंबर भी मैंने लिया है, साहब का कभी समय मिलता रहेगा तो मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा राजस्थान के विषय में। यहाँ उप सरपंच है पेमाराम जी, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आप सब